हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, और उसी के साथ साथ बोहर इफेक्ट, हाल्डेन इफेक्ट भी मैंने आप लोगों को समझा दिया था। ठीक है, आज की क्लास में हम लोगों को डिस्कस करना है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। क्या डिस्कस करना है बेटा? रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। और उसके बाद हमको डिस्कस करने हैं डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन और डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये हम लोगों को आज डिस्कस करना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी हेडिंग के साथ में, रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। चलो, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा। ब्रीदिंग के रेगुलेशन के लिए हमारे पास क्या क्या होता है। सबसे पहले तो स्ट्रक्चर्स के नाम लिखेंगे कि क्या क्या होता है। तो हमारे पास एक होता है रेस्पिरेटरी सेंटर। क्या होता है बेटा? रेस्पिरेटरी सेंटर। एक होता है कीमो सेंसिटिव एरिया, कीमो सेंसिटिव एरिया। तीसरा होता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर, और हमारे पास होती है कैरोटिड बॉडी एंड आयोटिक बॉडी। कैरोटिड बॉडी एंड आयोटिक बॉडी। ठीक है बेटा, नॉर्मली ये स्ट्रक्चर्स जो हैं ये हमारे रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, जो रेस्पिरेटरी सेंटर होता है ये ब्रेन के अंदर मेडुला ऑब्लोंगेटा में होता है। ब्रेन के अंदर मेडुला ऑब्लोंगेटा में होता है। एक बार चेक कर लूं, अगर ये कलर लाइट है तो फिर मैं पेन चेंज कर लूंगा, बट आई सपोज दिख रहा होगा। ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर क्या होता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर आपके पास रेस्पिरेटरी सेंटर देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद अगर आप बात करोगे कीमो सेंसिटिव एरिया की, तो कीमो सेंसिटिव एरिया जो होता है वो आपको देखने को मिलता है नियर मेडुला। ठीक है, कीमो सेंसिटिव एरिया आपको देखने को मिलेगा नियर मेडुला। ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं, कीमो सेंसिटिव एरिया ब्रेन में ही नियर मेडुला। ठीक है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर आपको देखने को मिलता है ब्रेन के पॉन्स वेरोली पार्ट में। ब्रेन के पॉन्स वेरोली पार्ट में आपको न्यूमोटैक्सिक सेंटर देखने को मिलता है। और अगर मैं कैरोटिड बॉडी की बात करूं तो कैरोटिड बॉडी आपको देखने को मिलेगी कैरोटिड आर्टरी में, और अयोटिक बॉडी आपको देखने को मिलेगी अयोटिक आर्च में। बेटा, कैरोटिड आर्टरी हमारी बॉडी की एक बड़ी आर्टरी होती है। ठीक है, जो आपको नेक रीजन के आसपास देखने को मिलती है। और अयोटिक आर्च, आपको पता है कि जब अयोटा हार्ट से होके निकलती है तो वो एक आर्च का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, उसी को हम लोग अयोटिक आर्च कह रहे हैं। तो ये चीजें मिलके ब्रीदिंग को रेगुलेट करती हैं। अब कैसे रेगुलेट करती हैं वो हम लोग देख लेते हैं, और हम लोग स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेटरी सेंटर से। किससे? रेस्पिरेटरी सेंटर से। आपको यहां पे रेस्पिरेटरी सेंटर में, जो कि मेडुला ऑब्लोंगेटा में होता है, यहां पे आपको दो ग्रुप ऑफ न्यूरॉन देखने को मिलेंगे। एक को हम लोग कहते हैं डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, DRG, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, DRG। ठीक है, और एक ग्रुप को हम लोग कहते हैं वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, VRG, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप
शॉर्ट फॉर्म VRG। ठीक है बेटा, शॉर्ट फॉर्म है VRG। अब मैंने आप लोगों को नॉर्मल ब्रीदिंग और फोर्सफुल ब्रीदिंग के बारे में बताया था। याद करो, मैंने आपको नॉर्मल ब्रीदिंग और फोर्सफुल ब्रीदिंग के बारे में बताया था। तो जो आपका DRG होता है, DRG क्या कंट्रोल करता है? DRG कंट्रोल्स नॉर्मल ब्रीदिंग। डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप क्या कंट्रोल करता है? नॉर्मल ब्रीदिंग। और जो आपका वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप होता है, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप होता है, ये कंट्रोल करता है फोर्सफुल ब्रीदिंग। फोर्सफुल ब्रीदिंग। अब बेटा याद करो कि आप लोगों को बताया गया था कि नॉर्मल ब्रीदिंग में एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल और डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन होता है। नॉर्मल ब्रीदिंग में एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल और डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन होता है। दैट मींस ये जो नॉर्मल ब्रीदिंग है इसमें EICM प्लस डायफ्राम क्या आएगा? EICM प्लस डायफ्राम। EICM क्या होता है? EICM इज एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। ठीक है बेटा, क्या है? एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। और फोर्सफुल ब्रीदिंग में क्या आएगा? EICM प्लस IICM, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल प्लस इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल प्लस डायफ्राम। ठीक है, आपकी फोर्सफुल ब्रीदिंग में इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल भी पार्टिसिपेट करते हैं। इसको डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप इसलिए बोला बिकॉज ये मेडुला के डॉर्सल सरफेस, पीछे वाले सरफेस पे होता है, और ये मेडुला के वेंट्रल सरफेस, आगे वाले सरफेस पे होता है, इसलिए हमने इसको वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप बोला। ठीक है, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप क्या कंट्रोल करता है? मतलब जब आप नॉर्मली ब्रीद कर रहे हो, जब आपकी बॉडी में कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही, ऑक्सीजन डिमांड नॉर्मल है, ब्रीदिंग रेट नॉर्मल है, तो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल और डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल और डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और इनके कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल कर रहा है डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। जो वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप होता है उसमें इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल इंक्लूड कर दिए जाते हैं, क्योंकि वहां पे फोर्सफुल ब्रीदिंग आती है। वहां पे क्या आती है बेटा? फोर्सफुल ब्रीदिंग आती है। ठीक है, चलो, तो ये तो बात हो गई किसकी? डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप और वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप की। नॉर्मल ब्रीदिंग कंट्रोल करेगा DRG और फोर्सफुल ब्रीदिंग कंट्रोल करेगा VRG। ठीक है ना बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हो गई रेस्पिरेटरी सेंटर की। ठीक है, ये बात हो गई रेस्पिरेटरी सेंटर की। अब आगे बात करते हैं जो सेकंड पॉइंट हमने लिखा था, सेकंड स्ट्रक्चर, कीमोसेंसिटिव एरिया। क्या लिखा था बेटा हमने? कीमोसेंसिटिव एरिया। ठीक है ना बेटा? जो कीमोसेंसिटिव एरिया होता है कहां होता है? नियर मेड्यूला। लिखा था हमने, कीमोसेंसिटिव एरिया होता है नियर मेड्यूला। और कीमोसेंसिटिव एरिया जो होता है ये क्या करता है? ये सेंसिटिव है, सेंसिटिव टू ए पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 और B H+ आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एंड H+ आयन कंसंट्रेशन, दोनों के दोनों इन आर्टीरियल ब्लड। आर्टीरियल ब्लड को मैं नॉर्मली कह सकता हूं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में PCO2 और H+ आयन के लिए सेंसिटिव होता है कौन? कीमोसेंसिटिव एरिया। अगर आर्टीरियल ब्लड में PCO2 या H+ आयन कंसंट्रेशन दोनों में से कुछ भी इंक्रीज होता है, फैक्टर्स याद करो जो आपको बताए थे कि कौन से फैक्टर्स ऑक्सी हीमोग्लोबिन के लिए फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और कौन से फैक्टर्स उसके डिसोसिएशन के लिए। तो यहां पे तो मुझे ऑक्सी हीमोग्लोबिन चाहिए कंबाइंड, यहां पे मुझे ऑक्सी हीमोग्लोबिन चाहिए। अगर ये बढ़ गया या ये बढ़ गया तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट जाएगा, दोनों में से कुछ भी बढ़ा तो कीमोसेंसिटिव एरिया क्या होता है? कीमोसेंसिटिव एरिया पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 और H+ आयन कंसंट्रेशन जो ऑक्सीजनेटेड या आर्टीरियल ब्लड में होता है उसके लिए सेंसिटिव होता है। ठीक है, उसके लिए सेंसिटिव होता है।
अगर PCO2 बढ़ने लगता है आर्टीरियल ब्लड में तो हमारा ब्रीदिंग रेट बढ़ा दिया जाता है ताकि ज्यादा ऑक्सीजन इनहेल की जा सके। अगर H+ आयन कंसंट्रेशन बढ़ता है तो भी ब्रीदिंग रेट बढ़ाया जाता है ताकि इसको कंपनसेट किया जा सके, ऑक्सी हीमोग्लोबिन ज्यादा से ज्यादा हमारी बॉडी में बन सके। तो कीमोसेंसिटिव एरिया सेंसिटिव टू PCO2 एंड H+ आयन कंसंट्रेशन इन आर्टीरियल ब्लड। ठीक है, चलो अब तीसरे की बात करते हैं। अब हम लोग तीसरे की बात करते हैं। जो तीसरा स्ट्रक्चर हमने लिस्ट किया था, तीसरा स्ट्रक्चर हमने लिस्ट किया था, वो स्ट्रक्चर कौन सा था? वो था न्यूमोटैक्सिक सेंटर। क्या था बेटा? न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ठीक है, क्या था वो? न्यूमोटैक्सिक सेंटर। और ये जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है, ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या करता है? न्यूमोटैक्सिक सेंटर कंट्रोल्स, अरे यार, न्यूमोटैक्सिक सेंटर कंट्रोल्स स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ इनहेलेशन। ठीक है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर कंट्रोल्स स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ इनहेलेशन। समझना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे मैं पहले इसको लिख देता हूं, क्या कंट्रोल करता है? स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ इनहेलेशन। स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ इनहेलेशन। एक काम करो, जितना फोर्सफुली इनहेल कर सकते हो करके देखो, जितना फोर्सफुली इनहेल कर सकते हो करके देखो, रुकना मत, करते चलो इनहेल। ठीक है, एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आप ये देखोगे कि आप जितनी मर्जी ताकत लगा लो, आप जितनी मर्जी ताकत लगा लो, उस एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद आप और ज्यादा इनहेलेशन नहीं कर सकते। एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद आप और ज्यादा इनहेलेशन नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये काम करता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। हमारे जो लंग्स के एल्वियोलाई होते हैं वो एग्जैक्टली बलून्स के जैसे होते हैं। बलून में अगर एक्सेसिव हवा भरोगे, जरूरत से ज्यादा उसको इन्फ्लेट करोगे तो क्या होगा? बर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, सेम चीज अगर एल्वियोलाई में ज्यादा एयर चली गई है तो एल्वियोलाई ओवर इन्फ्लेट होके उसका सरफेस डैमेज हो सकता है। तो उस डैमेज को रोकने के लिए न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या करता है? जो इनहेलेशन होता है, इनहेलेशन के टाइम को रिड्यूस कर देता है। इनहेलेशन के टाइम को रिड्यूस कर देता है। ठीक है बेटा, समझ आया? इनहेलेशन के टाइम को रिड्यूस कर देता है। कोई दिक्कत? चलो, अब से फॉर एग्जांपल किसी बंदे में, किसी ह्यूमन में न्यूमोटैक्सिक सेंटर अपना काम नहीं कर पा रहा, किसी ह्यूमन में न्यूमोटैक्सिक सेंटर अपना काम नहीं कर पा रहा। उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। पॉन्स को इंजरी हो सकती है, कोई ब्रेन से रिलेटेड डिजीज हो सकती है, या हो सकता है जब वो पैदा हो उसमें ब्रेन ही ना हो। ठीक है, आप लोग इस बात को मजाक में लेते हो कि हो सकता है ब्रेन ही ना हो। एक डॉक्यूमेंटेड केस है कि जब बंदा पैदा हुआ था तो उसका सेरेब्रम नहीं था ही नहीं पूरा सेरेब्रम। ठीक है ना, ऐसे डॉक्यूमेंटेड केसेस हैं। तो इन दैट केस हमारी बॉडी में एल्वियोलाई के ऊपर स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं जो क्या परफॉर्म करते हैं? हेरिंग ब्रूरर रिफ्लेक्स। हेरिंग ब्रूरर रिफ्लेक्स ये क्या करता है बेटा? जब पॉन्स अपना काम नहीं कर पाएगा, जब पॉन्स अपना काम नहीं कर पाएगा तो क्या होगा? हेरिंग ब्रूरर रिफ्लेक्स। हमारी एल्वियोलाई जो होती है ना, ठीक है, अगर आप मान लो कि ये आपकी एल्वियोलाई है, ठीक है, तो एल्वियोलाई की वॉल्स पे, एल्वियोलाई की वॉल पे क्या मिलते हैं आपको? स्ट्रेच रिसेप्टर। क्या मिलेंगे बेटा? स्ट्रेच रिसेप्टर एल्वियोलाई की वॉल्स के ऊपर। ठीक है, जो क्या डिटेक्ट करेंगे कि हवा भरने के बाद एल्वियोलाई कितना स्ट्रेच हो रहा है, और मैक्सिमम पॉसिबल स्ट्रेचिंग के बाद, मैक्सिमम पॉसिबल स्ट्रेचिंग के बाद ये जो हेरिंग ब्रूरर रिफ्लेक्स है ये एक्टिवेट होगा। लेकिन कब? जब न्यूमोटैक्सिक सेंटर अपना काम नहीं कर पा रहा।
अगर न्यूमोटैक्सिक सेंटर अपना काम कर रहा है तो आपको हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स की कोई जरूरत नहीं है, बट इफ इन केस न्यूमोटैक्सिक सेंटर अपना काम नहीं कर पा रहा तो आपको हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये रेस्पिरेटरी सेंटर पे सिग्नल भेजता है कि अब इनहेलेशन को रोक दो। ठीक है ना, जब एल्वियोलाई की मैक्सिमम स्ट्रेचिंग होगी तो हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स रेस्पिरेटरी सेंटर पे मैसेज भेजेगा कि अब आप इनहेलेशन को रोक दो। ठीक है, तो इनहेलेशन के टाइम को ये रिड्यूस करेगा। ओके, चलो अब बात करते हैं जो चौथा हमने स्ट्रक्चर लिस्ट किया था, चौथा स्ट्रक्चर हमने लिस्ट किया था और वो होता है कैरोटिड बॉडी एंड अयोटिक आर्च। लोकेशन तो मैं आपको दोनों का बता चुका हूं, कैरोटिड बॉडी एंड अयोटिक आर्च, लोकेशन दोनों का बता चुका हूं। कैरोटिड बॉडी कैरोटिड आर्टरी में, अयोटिक आर्च, ठीक है, जो अयोटिक आर्च होता है उसके अंदर एक्चुअली मिलती है अयोटिक बॉडी, कैरोटिड बॉडी एंड अयोटिक बॉडी जो आपको मिलती है अयोटिक आर्च में, अयोटिक बॉडी मिलती है अयोटिक आर्च में। ये क्या करते हैं, सेंसिटिव टू PCO2 H प्लस, PCO2 H प्लस, और यहां पे ऑक्सीजन के लिए भी सेंसिटिव होते हैं। तीनों के तीनों किसके लिए, आर्टीरियल ब्लड के लिए, तीनों के तीनों किसके लिए, आर्टीरियल ब्लड के लिए। तो अब जैसा कि आप देख सकते हैं जितने भी स्ट्रक्चर्स आपके पास रेगुलेशन के लिए है रेस्पिरेशन के, उसमें से केवल और केवल अयोटिक बॉडी और कैरोटिड बॉडी क्या है, PO2 के लिए सेंसिटिव है, बाकी सारे CO2 के लिए, बाकी सब CO2 के लिए हैं। आपका कीमोसेंसिटिव एरिया CO2H प्लस के लिए है, केवल ये किसके लिए है, ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर के लिए सेंसिटिव। ठीक है, तो ये उसके लिए होते हैं और ये सेंसिटिव होके क्या करते हैं, बिल्कुल वैसा ही काम जैसा कीमोसेंसिटिव एरिया में होता है। अगर ये बढ़ने लगा या ये बढ़ने लगा या ये कम हुआ तो ये ब्रीदिंग रेट को बढ़ा देंगे। अगर ये बढ़ने लगा या ये बढ़ने लगा या ये कम होने लगा तो वो ब्रीदिंग रेट को बढ़ा देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, ब्रीदिंग रेट को बढ़ा देंगे। तो इस तरीके से आपकी बॉडी में होता है रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग, इस तरीके से आपकी बॉडी में रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग होता है। ठीक है, समझ में आया बेटा? चलो अब कुछ छोटे मोटे फैक्टर्स की बात कर लेते हैं। ठीक है ना, अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है, अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है, बॉडी टेम्परेचर अगर इंक्रीज हुआ है तो बेटा मुझे पता है फैक्टर्स क्या होते हैं, मुझे टेम्परेचर चाहिए कम, लेकिन यहां पे क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो टूटने लगेगा, ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी, तो जो ब्रीदिंग रेट होगा वो भी बढ़ा दिया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन इनहेल किया जा सके। तो बॉडी टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो ब्रीदिंग रेट भी बढ़ेगा, बॉडी टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो ब्रीदिंग रेट भी इंक्रीज होगा। इसके साथ साथ अगर आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो दैट मींस कार्डियक एक्टिविटी भी इंक्रीज होगी, हार्ट की एक्टिविटी इंक्रीज होगी। हार्ट जो है डायरेक्टली क्या करेगा, हार्ट जो है डायरेक्टली ज्यादा ब्लड पंप करने लगेगा। तो अगर बॉडी टेम्परेचर बढ़ा तो ब्रीदिंग रेट बढ़ेगा, और अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा तो भी आपका ब्रीदिंग रेट जो है वो इंक्रीज होगा क्योंकि ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगी, तो भी आपका ब्रीदिंग रेट इंक्रीज होगा क्योंकि ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगी। समझ आया बेटा? तो इस तरीके से हमारी बॉडी में रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग होता है। ठीक है, चलो
अब बेटा हो सकता है कि अगर आप कोई स्टडी मटेरियल एक्स्ट्रा पढ़ो तो आपको एक एक्स्ट्रा चीज मिल सकती है, एपन्यूस्टिक सेंटर। एपन्यूस्टिक सेंटर नाम की आपको एक चीज मिल सकती है, सिर्फ उसको रीड कर लेना। वो अब आज के सिलेबस में एपन्यूस्टिक सेंटर नहीं पूछा जाता, आज के सिलेबस में एपन्यूस्टिक सेंटर नहीं पूछा जाता। ठीक है बेटा, चलो तो अब हम लोग बात करेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेशन की। किसकी बात करेंगे? डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेशन की। तो डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेशन की अगर मैं बात करूं तो उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आपको पता होना चाहिए। पहला है यूपनिया। पहला क्या है? यूपनिया। यूपनिया मींस नॉर्मल ब्रीदिंग। यूपनिया का मतलब क्या होता है? नॉर्मल ब्रीदिंग, जो अभी आप लोग दिखा रहे हो नॉर्मल ब्रीदिंग। ठीक है, फिर एक और होता है डिस्पनिया। एक और होता है डिस्पनिया। डिस्पनिया क्या होता है? डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में तकलीफ। सांस लेने में तकलीफ होती है तो उसे कहते हैं डिस्पनिया, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। और एक और टर्म होता है एपनिया। एक और टर्म होता है एपनिया, एंड एपनिया मींस एब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग। एपनिया का मतलब क्या होता है? एब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग। तो ये आपको जब डेथ हो जाती है तब भी एपनिया देखने को मिल सकता है। और हमारा नॉर्मल ब्रीदिंग रेट जो होता है, नॉर्मल ब्रीदिंग रेट क्या होता है? लगभग एवरेज निकाला जाए तो 16 से 18 पर मिनट। इतनी बार हम लोग सांस लेते हैं, 16 से 18 पर मिनट। ठीक है, यानी कि एक मिनट के अंदर काफी टाइम ऐसा है जब हम लोग ब्रीद नहीं कर रहे हैं। काफी टाइम ऐसा है एक मिनट में भी जब हम लोग ब्रीद नहीं कर रहे हैं, उसको क्या बोलोगे? एपनिया। ठीक है बेटा, तो ये कुछ टर्म्स थे जो आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं डिसऑर्डर्स की। अब हम बात करते हैं डिसऑर्डर्स की। तो डिसऑर्डर्स में सबसे पहले, डिसऑर्डर्स में सबसे पहले क्या आएगा? ब्रोंकाइटिस। डिसऑर्डर्स में आएगा ब्रोंकाइटिस। अब बेटा यहां पे एक बात ध्यान रखना, किसी भी वर्ड के आगे, किसी भी वर्ड के आगे अगर आइटिस लग जाता है, किसी भी वर्ड के आगे अगर आइटिस लग जाता है तो इसका मतलब होता है इंफेक्शन या इन्फ्लेमेशन। इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन आइटिस वर्ड का मतलब होता है। तो अगर ब्रोंकाइटिस बोल रहे हो तो ब्रोंकाइटिस क्या होगा? ब्रोंकाइटिस होगा इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई। जो हमारी बॉडी में ब्रोंकाई होते हैं, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई। ठीक है, ब्रोंकाइटिस होगा इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई। ठीक है, देन नेक्स्ट डिसऑर्डर, नेक्स्ट डिसऑर्डर होता है, और इसको हम लोग कहेंगे हाइपोक्सिया। इसको क्या कहेंगे? हाइपोक्सिया। और हाइपोक्सिया क्या होता है? लैक ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यूज। लैक ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यूज, इस कंडीशन को हाइपोक्सिया बोल सकते हैं। तो जब आपको अनीमिया होता है, अनीमिया समझते हो ना आप, आम भाषा में खून की कमी बोल देते हो, पर आयरन की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। तो हीमोग्लोबिन की कमी हो गई तो ऑक्सीजन कम पहुंचेगा टिश्यूज में, टिश्यूज में ऑक्सीजन की कमी हो गई तो डेवलप हो गया हाइपोक्सिया। ठीक है, हाइपोक्सिया इज लैक ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यूज। देन नेक्स्ट डिसऑर्डर, नेक्स्ट डिसऑर्डर होता है न्यूमोनिया। न्यूमोनिया, न्यूमोनिया क्या होता है? न्यूमोनिया के अंदर जो आपकी एल्वियोलर कैविटी होती है वो कैसी हो जाती है? फ्लूइड फिल्ड। फ्लूइड फिल्ड एल्वियोलर कैविटी क्या होती है बेटा? फ्लूइड फिल्ड एल्वियोलर कैविटी। ठीक है, फ्लूइड फिल्ड एल्वियोलर कैविटी। चलो अब बात करते हैं आगे। ठीक है, अब इससे क्या होता है? न्यूमोनिया से क्या होता है कि जो सरफेस एरिया अवेलेबल है गैसियस एक्सचेंज के लिए एल्वियोलाई में, वो भी कम हो जाएगा। सरफेस एरिया अवेलेबल जो है वो क्या होगा? रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब चौथे डिसऑर्डर की बात करते हैं। अब हम लोग चौथे डिसऑर्डर की बात करते हैं, और जो चौथा डिसऑर्डर होगा वो कहलाएगा
एम्फाइसिमा। क्या कहलाएगा? एम्फाइसिमा। एम्फाइसिमा क्या होता है? डैमेज टू इनर alveolar lining, inner alveolar lining due to smoking। ठीक है, ड्यू टू स्मोकिंग एल्वियोलर लाइनिंग डैमेज हो जाती है, जिससे सरफेस एरिया अवेलेबल जो होता है गैसियस एक्सचेंज के लिए वो रिड्यूस हो जाता है। तो क्या होता है? ऑक्सीजन भी कम मिलेगा। ठीक है, क्या होगा बेटा? ऑक्सीजन भी कम मिलेगा। ओके, फिर एज्मा, तुम लोग अस्थमा कहते हो, यह एज्मा होता है। एज्मा क्या होता है? एक एलर्जिक कंडीशन होती है, एलर्जिक रिएक्शन कॉजिंग constriction of airways, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ एयरवेज इन द बॉडी। ठीक है, जो आपकी ट्रेकिया और ब्रोंकाई होंगे उनमें कॉन्स्ट्रिक्शन करवाएगा। ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्शन करने से वो बंद होने लगेंगे और ब्रेथलेसनेस इंड्यूस होगी। कॉन्स्ट्रिक्शन होने से वो बंद होने लगेंगे और ब्रेथलेसनेस इंड्यूस होगी। ठीक है बेटा, तो ये भी क्या होता है? एज्मा एक एलर्जिक रिएक्शन है, ध्यान रखना। एलर्जिक रिएक्शन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है बेटा, एलर्जिक रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। अब अगले पे आते हैं, और यह कहलाता है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, CO पॉइजनिंग। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। ठीक है, अब समझना इस बात को बेटा, अगर मैं ऑक्सीजन की एफिनिटी को हीमोग्लोबिन के साथ 1 मान लूं, ऑक्सीजन की एफिनिटी विथ हीमोग्लोबिन और CO की एफिनिटी विथ हीमोग्लोबिन, अगर ये 1 है तो ये 200 से 300 है, 200 से 300 गुना ज्यादा एफिनिटी शो करता है कार्बन मोनोऑक्साइड। और जब ये कंबाइन हो जाता है CO विथ हीमोग्लोबिन तो कहलाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या कहलाता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है बेटा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। यहां पे क्या होता है? यहां पे आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। इसको तोड़ा जा सकता है और इसको बनाया भी जा सकता है। ये रिवर्सिबल है। ये क्या है बेटा? ये रिवर्सिबल है। लेकिन कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन एक बार बन गया तो इसको तोड़ा नहीं जा सकता। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन एक बार बन गया तो इसको तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है बेटा, तो ये जितना भी ऑक्सीजन ब्लड के अंदर होता है, पूरे ऑक्सीजन को अपने ऑक्सीजन कह दिया मैंने, जितना भी हीमोग्लोबिन पूरे ब्लड में होता है, सारे के सारे हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ जाती है। और ऑक्सीजन अगर आपके पास है भी तो हीमोग्लोबिन बचता ही नहीं है ऑक्सीजन के पास जुड़ने के लिए। इस कंडीशन को CO पॉइजनिंग कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। ये रिवर्सिबल होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, इसको तोड़ा भी जा सकता है, बनाया भी जा सकता है, लेकिन ये केवल एक ही डायरेक्शन में बढ़ता है। इसको तोड़ा नहीं जा सकता एक बार बन गया तो। ठीक है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन को तोड़ा नहीं जा सकता। फिर बात करते हैं एक और डिसऑर्डर की। ठीक है, फिर बात करते हैं एक और डिसऑर्डर की, और उसको हम लोग कहते हैं सार्स। सार्स होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, और ये होता है कोरोना वायरस से। कुछ जाना पहचाना लग रहा है? ये होता है कोरोना वायरस से। इसका पहला ब्रेकआउट 2004 में हुआ था चाइना से। ये भी चाइना से ही हुआ था। ठीक है,
ये भी चाइना से हुआ था। और अभी जो हमारे पास कोविड-19 चल रहा है, कोविड-19 का फुल फॉर्म ही है कोरोना वायरस डिजीज 2019। तो कोविड-19 जो आपके पास चल रहा है वो इसी वायरस का वेरिएंट है एक, ठीक है, वो इसी वायरस का वेरिएंट है। समझ आया बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लास्ट चीज की, और वो है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स यानी कि आपके प्रोफेशन से जुड़े हुए, ठीक है, प्रोफेशन से जुड़े हुए। इसमें सबसे पहले आता है एस्बेस्टोसिस। जो एस्बेस्टोस इंडस्ट्री में काम करते हैं, एस्बेस्टोस के फाइबर्स उनके लंग्स में डिपॉजिट होने लगते हैं। सिलिकोसिस, जो स्टोन क्रशिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं, स्टोन का डस्ट उनके लंग्स में जाने लगता है। और कोल वर्कर्स न्यूमोकोनियोसिस, नाम से ही समझ में आ रहा है, कोयले की खदान में काम करने वाले मजदूरों से, कोयले की खदान में काम करने वाले मजदूरों को होगा। ठीक है बेटा? तो ये आपके डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम भी हो गए, और इसी के साथ आपका जो चैप्टर है यहां पे कंप्लीट हुआ। ठीक है, चैप्टर भी आपका यहां पे कंप्लीट होता है। चलो